हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उड़ान एग्जाम एंड मोटिवेशन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी एमपीजीके की उड़ान सीरीज चल रही है, जिसमें हम मध्य प्रदेश की नदियों को पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं। और आज हमारी जो उत्तर भारत के हमने लगभग सभी नदियों को कवर कर लिया है, लेकिन हमारी जो केन नदी है वो बच गई है। तो आज हम केन नदी पढ़ेंगे। उसके बाद हम दक्षिण मध्य प्रदेश वाले हिस्से पर आ जाएंगे और इसमें हम ताप्ती नदी पढ़ेंगे और जो भी छोटी नदियां हैं जैसे कि वेनगंगा, वर्धा, इनके बारे में जो भी छोटी नदियां हैं आज उनके बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद हम कल की क्लास में हमारी क्या करेंगे, नर्मदा नदी को पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। ठीक है, नर्मदा नदी थोड़ी बड़ी नदी है तो उसको पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं केन नदी को पढ़ना। आप देखेंगे केन नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो आप लिखते जाएंगे। आपको पहले तो मैप बनाना है, उसके बाद आप लिखेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर आपको, हमको पता है कि यहाँ पर आपको विंध्याचल रेंज देखने को मिलेगी। और हमने बोला था, जब हमने मध्य प्रदेश के पर्वत पढ़े थे तो हमने क्या कहा था कि ये जो विंध्याचल पर्वत है, इसका जो हमारा ये पूर्वी वाला हिस्सा है, तो पूर्वी वाला जो इस तरीके का हिस्सा है, तो यहाँ से किसका उद्गम हो रहा है, केन नदी का। और यहाँ पर क्या है, भांडेर श्रेणी है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा नीचे आप करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये केन नदी इस प्रकार से देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप देखेंगे ये उत्तर पश्चिम वाला हिस्सा है। ठीक है, उत्तर पश्चिम वाले हिस्से से क्या हो रहा है, केन नदी का उद्गम हो रहा है। तो आप सबसे पहले हमको यही पॉइंट डालना है, उद्गम कहाँ से हुआ है, जो हमने हर नदी में पढ़ा है। तो आप देखेंगे कि इसका उद्गम हमको यहाँ देखने को मिलेगा। कहाँ पर, कटनी यहाँ पर आपको पड़ेगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर कटनी में कहाँ से, तो आप देखेंगे कटनी में कैमूर श्रेणी आपको मिलेगी। तो कटनी के कैमूर श्रेणी में का जो उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र है, वहां से क्या होता है, केन नदी का उद्गम होता है। अब देखेंगे केन नदी इस तरीके से प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है, तो आप देखेंगे केन नदी का प्रवाह क्षेत्र आप जब देखेंगे तो यहाँ कटनी से निकल रही है केन नदी। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पन्ना होते हुए क्या करेगी, उत्तर प्रदेश जाएगी। और उत्तर प्रदेश में यहाँ पर आपको बांदा जिला मिलेगा। उत्तर प्रदेश के पास, उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला मिलेगा, बांदा जिला। और बांदा में एक स्थान है जिसका नाम क्या है, चिल्ल। तो चिल्ल नामक स्थान पर जाकर ये किससे मिल जाएगी, यमुना नदी से। किससे मिल जाएगी, यमुना नदी से। मतलब क्या हुआ, केन नदी किसकी सहायक नदी है, तो हम कहेंगे केन नदी हमारी यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है, इसका उद्गम कौन सी पर्वत श्रेणी से हो रहा है, तो आप देखेंगे विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भी कौन सा भाग, कैमूर श्रेणी से हो रहा है। ठीक है, तो हम लिखते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लिखेंगे इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, केन नदी हेडिंग डालेंगे। ठीक है, केन नदी हमको हेडिंग डालना है, तो लिखेंगे आप केन नदी में, केन नदी। इसमें आप लिखेंगे सबसे पहले उद्गम कहाँ से हुआ इसका। तो जैसा कि मैंने बताया कि केन नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, कटनी से हुआ है। और कटनी में कहाँ से हुआ है, तो हम लिखेंगे कटनी। और कटनी में हम लिखेंगे कौन सी पर्वत श्रेणी से, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के कैमूर वाले भाग से। ठीक है, उत्तर पश्चिम वाले भाग से हुआ है, कैमूर के उत्तर पश्चिमी भाग से ही, उत्तर पश्चिम वाला भाग से हुआ है किसका उद्गम, केन नदी का उद्गम। ठीक है, तो हमने लिख लिया इसका उद्गम। अब देखेंगे जो केन नदी का अपना पौराणिक महत्व है। हम देखते हैं कि इतिहास के जो भी प्राचीन साहित्यिक ग्रंथ है उनमें हमको केन नदी का वर्णन देखने को मिलेगा। तो आप लिखेंगे एक पॉइंट डाल के इसका प्राचीन नाम मतलब इसको साहित्य, जो प्राचीन साहित्य है तो उसमें इसे क्या कहा गया है, तो आप देखेंगे इसे सुक्तिमती कहा गया है। तो लिख लेंगे प्राचीन साहित्य में सुक्तिमती कहा गया है। क्या कहा गया है, सुक्तिमती कहा गया है। ठीक है, तो अगर आपको आता है कि सुक्तिमती किस नदी का प्राचीन नाम है, तो हम क्या लिखेंगे, केन नदी का प्राचीन नाम है। ठीक है, उसके बाद आप देख ले इसकी लंबाई कितनी है, तो लिखेंगे लंबाई। तो आप देखेंगे इसकी लंबाई आपको देखने को मिलेगी कितने, 427 किलोमीटर। कितनी लंबाई देखने को मिलेगी, तो हम लिखेंगे 427 किलोमीटर के आसपास क्या देखने को मिलेगी, इसकी लंबाई देखने को मिलेगी। कितनी लंबाई देखने को मिलेगी, 427 किलोमीटर के आसपास इसकी क्या है, लंबाई है। ठीक है,
पन्ना जो क्षेत्र है आप देखेंगे यहाँ कटनी से निकल कर ये पन्ना में जाएगी और पन्ना वाले क्षेत्र में पन्ना जिला जो है वहां पर इससे बहुत सारी छोटी नदियां आकर मिलेगी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसकी जो सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तो आप लिखेंगे सहायक नदियां, तो सहायक नदियों में लिखेंगे आप, एक तो सबसे प्रमुख नदी है सहायक नदियां, आप लिखेंगे कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तो एक उर्मिल नदी है, इसका आपने नाम भी सुना होगा, तो उर्मिल नदी पर उर्मिल परियोजना भी चल रही है। ठीक है, तो सबसे प्रमुख तो उर्मिल नदी है। उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन सी नदियां हैं, तो आप देखेंगे श्यामरी नदी, ये छोटी नदियां हैं, बन्ने नदी और सोनार नदी, ये क्या है, केन नदी की सहायक नदियां हैं। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि सोनार नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो क्या लिखेंगे, क्या उसका आंसर होगा, केन नदी की सहायक नदी है सोनार नदी। इसके साथ साथ उर्मिल नदी, बन्ने नदी और हमारी श्यामरी नदी, तो ये हो गई हमारी, क्या हो गई, सहायक नदियां। उसके बाद हमारा और क्या पॉइंट है, इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ पर है। तो प्रवाह क्षेत्र में लिख लेंगे कि मध्य प्रदेश या कौन से राज्यों में प्रवाहित होती है। तो प्रवाह क्षेत्र या राज्य कौन कौन से राज्य हैं, तो हम देखेंगे कि सबसे पहले तो मध्य प्रदेश ही है, मध्य प्रदेश से तो इसका उद्गम हो रहा है, तो हम लिखेंगे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इसका क्या हो जाता है, समापन। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश क्या है, इसका प्रवाह क्षेत्र है, या दो राज्यों में ये क्या होती है, प्रवाहित होती है। ठीक है, उसके बाद हमने इसका समापन लिखा, नहीं लिखा, तो समापन लिख लेंगे आप कि ये कहां पर समाप्त होती है। तो समापन में आप लिखेंगे, मैंने जैसा आपको बताया कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में, ये उत्तर प्रदेश का बांदा जिला है और ये हमारी कौन सी नदी है, यमुना नदी, तिल के निकट क्या करती है, यमुना नदी में मिल जाती है। तो आप लिखेंगे इसका समापन उत्तर प्रदेश में बांदा जिले के चिल के निकट कहा मिल जाती है, ये कहा मिल जाती है, यमुना नदी में। तो आप देखेंगे यमुना नदी की सहायक नदी है कौन, केन नदी। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे सोन और टोंस नदी, हमने जो पढ़ा था पिछली क्लास में, तो सोन और टोंस नदी का आप जब देखेंगे तो टोंस नदी और सोन नदी जो है वो गंगा नदी की सहायक नदी है। ये दोनों नदियां ऐसी है जो डायरेक्ट जाकर कहाँ मिलती है, गंगा नदी में मिलती है। आप देखेंगे कि सोन नदी जो है वो जाकर कहाँ मिलती है, बिहार में जाकर मिलती है, लेकिन टोंस नदी कहाँ मिलती है, उत्तर प्रदेश में है, जो प्रयागराज है उसके पास जाकर किससे मिल जाती है, हमारी गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, तो आपको ये वाले एरिया में सबसे ज्यादा आप देखेंगे यमुना नदी की ही सहायक नदियां मिलेगी। ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ दो नदियां, एक तो सोन नदी जो यहाँ से इस तरह से निकल रही है और एक टोंस नदी, ये दो नदियां ऐसी मिलेगी जो किसकी सहायक नदियां हैं, गंगा नदी की सहायक नदियां। तो आपको अच्छे से याद रखना है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है। आपको ऑप्शन दे दे चंबल नदी, उसके बाद दे दे केन नदी, उसके बाद दे दे सोन नदी और दे दे सिंधु नदी, तो क्या आंसर होगा, सोन नदी, क्योंकि सोन नदी क्या है, गंगा नदी की सहायक नदी है जो बिहार में जाकर किससे मिल जाती है, गंगा नदी से। ठीक है, तो हमारे ये पॉइंट हो गए। इसके बाद इसमें कुछ जलप्रपात भी हम देख लेते हैं। इसके आप जलप्रपात लिख लें, तो केन नदी के जलप्रपात आप यहाँ पर लिख लेना। तो जलप्रपात एक रनेह जलप्रपात है। जलप्रपात की अगर हम बात करें तो आपको रनेह जलप्रपात देखने को मिलेगा, रनेह जलप्रपात जो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो आप देखेंगे कि ये दो नदियों के संगम पर है, एक तो केन नदी वो एक कौन सी नदी है आपको देखने को मिलेगी, खुद्दर नदी। तो केन नदी और खुद्दर नदी के संगम पर आपको देखने को मिलेगा कौन सा जलप्रपात, रनेह जलप्रपात। तो रनेह जलप्रपात कौन सी नदी पर है, केन नदी पर है। ठीक है, तो आप लिखते जाएंगे ये सब। तो हमने लंबाई लिख ली, सुप्तिमती कहा जाता है इसे। ठीक है, प्राचीन नाम साहित्य में सुप्तिमती कहा जाता है। तो हम एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं कि हमने अभी जो जो पढ़ा। तो आप देखेंगे केन नदी का उद्गम जो देखेंगे आप कहाँ से हुआ है, कटनी से, कटनी के कैमूर श्रेणी से। कहाँ से हुआ है, कटनी की कैमूर श्रेणी से हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे
प्राचीन साहित्य में से क्या कहा जाता है, सुप्तिमती कहा जाता है। इसके अलावा इसे कियाना भी कहा जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि कियाना किस नदी का नाम है, तो अन्य नाम है केन नदी का अन्य नाम है कियाना नदी। ठीक है, उसके बाद इसकी लंबाई देखेंगे तो इसकी लंबाई कितनी है, 427 किलोमीटर। सहायक नदियां आप देखेंगे, इसमें उर्मिल और सोनार जो है इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। उर्मिल पर आप देखेंगे कि उर्मिल परियोजना भी चल रही है। ठीक है, उर्मिल नदी पर उर्मिल परियोजना भी आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद देखिए श्यामरी नदी और बन्ने नदी। उसके बाद इसका प्रवाह क्षेत्र, मतलब कौन कौन से राज्यों में प्रवाहित होती है, तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में क्या होती है, ये इसका प्रवाह क्षेत्र है। और इसका समापन आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में बांदा के निकट चिल्ल के स्थान पर कहा मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। मतलब केन नदी किसकी सहायक नदी है, यमुना नदी की सहायक नदी है। तो हमारी केन नदी लगभग कंप्लीट हो चुकी है पूरी। ठीक है, पूरी कंप्लीट हो गई है, इससे रमे जलप्रपात है। ठीक है, अब हमारी जो भी नीचे छोटी नदी है, जैसे ताप्ती नदी एक तो मेन नदी है, उसके बाद वेनगंगा, वर्धा, इनको भी हम थोड़ा लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें मैं सभी फैक्ट आपको कवर करवा रही हूँ, ऐसा कोई फैक्ट नहीं है जो छूट जाए हमारा। लगभग लगभग हमारे सभी फैक्ट कवर हो रहे इसमें। तो आप हेडिंग डालेंगे ताप्ती नदी, और क्या करना है हमको, ताप्ती नदी को लिखना है। ठीक है, ताप्ती नदी हेडिंग डालेंगे। उद्गम, समापन, इसकी जो सहायक नदी है, सबसे इंपॉर्टेंट तो जो सहायक नदियां है वो अच्छे से हमको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। क्योंकि सहायक नदियों से अक्सर क्वेश्चन बन जाते हैं कि सहायक नदी और ये नदी किसकी सहायक नदी है। ठीक है, तो हमको सहायक नदियों से भी कुछ अच्छे से आना चाहिए। अब हम ताप्ती नदी की बात कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपको ताप्ती नदी देखने को मिलेगी, जिसका प्रवाह क्षेत्र आप देखेंगे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में है। तो आप देखेंगे ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। तो आप जब एमपी का मैप देखेंगे, आपको सामने एमपी का मैप देखना है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको बैतूल मिलेगा, बैतूल जिला। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको बैतूल मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, बैतूल। तो बैतूल की कौन से गांव से, मुल्ताई गांव से। कहां से, मुल्ताई गांव। मुल्ताई गांव से क्या होता है, ताप्ती नदी का उद्गम होता है। कहां से, बैतूल के मुल्ताई गांव से ताप्ती नदी का क्या हो जाता है, उद्गम हो जाता है। ठीक है, इसका समापन कहाँ होगा, तो ये मध्य प्रदेश के बाद कहाँ जाएगी, हमारे मध्य प्रदेश के बाद जाएगी कहां पर, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के बाद कहां पर जाएगी, गुजरात में। और गुजरात में जाकर ताप्ती नदी कहाँ मिल जाएगी, खंबात की खाड़ी में। आप देखेंगे कि नर्मदा नदी का समापन भी कहाँ होता है, खंबात की खाड़ी में होता है। तो आप हेडिंग डालेंगे ताप्ती नदी, और उसमें आप हमको पॉइंट बनाकर लिखते जाना है। तो आप लिखे ताप्ती नदी, हेडिंग डालें ताप्ती नदी, और इसमें आपको लिखना है इसका उद्गम। तो उद्गम में आप लिखेंगे सबसे पहले तो कि ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ हुआ है। तो आप देख रहे हैं बैतूल के मुल्ताई गांव से, तो लिखेंगे बैतूल के मुल्ताई गांव से, लिखते जाएंगे कहां से हुआ है, बैतूल के मुल्ताई गांव से। बैतूल के कहां से, मुल्ताई गांव से। ठीक है, उसके बाद हम देखें इसकी लंबाई कितनी है। तो आप देखेंगे ये यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से प्रवाहित हो रही है। तो ये एमपी में, उसके बाद इसका प्रवाह क्षेत्र आप देखेंगे यहाँ महाराष्ट्र में थोड़ा सा इसका प्रवाह क्षेत्र, उसके बाद यहाँ पर गुजरात। और गुजरात में यहाँ पर आप देखेंगे खंबात की खाड़ी आपको देखने को मिलेगी, और ये खंबात की खाड़ी में क्या हो जाती है, जाकर मिल जाती है। ठीक है, और ये खंबात की खाड़ी आखिरी में जाकर मतलब अरब सागर में मिल जाती है। अगर हम देखें तो कि ताप्ती नदी कहाँ समापन होता है, अरब सागर, खंबात की खाड़ी में अरब सागर में जाकर मिल जाती है। तो इसकी लंबाई आप लिख लेंगे कि इसकी लंबाई कितनी है। तो लंबाई में लिखेंगे हम कि इसकी लंबाई कितनी है। तो आप देखेंगे कि लगभग 724 किलोमीटर क्या देखने को मिलेगी, इसकी लंबाई देखने को मिलेगी। तो कितनी लंबाई है इसकी, 724 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है। उसके बाद इसके ताप्ती नदी को क्या कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है शायद कि ताप्ती नदी को सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप लिख लेंगे पॉइंट बना के। हमने इसके उद्गम लिख लिया, इसकी लंबाई लिख ली है। इसकी पहले हम देख लेते हैं सहायक नदियां कौन कौन सी है। इसकी सहायक नदियों से क्वेश्चन आ भी चुका है, तो हम लिखेंगे सहायक नदियां। ठीक है, सहायक नदियां, तो कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो हम देखेंगे कि पूर्णा नदी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पूर्णा नदी। उसके बाद आप देखेंगे बाहुद नदी,
हम क्या कर रहे हैं, ताप्ती नदी की सहायक नदियों को लिख रहे हैं। तो कौन कौन सी, पूर्णा, बाहुद, गिरना नदी, ये बोरी नदी, ये होशंगाबाद से आती है। ठीक है, और कौन सी नदी हमारी एक बच गई है, ठीक है, इतनी नदियां कौन कौन सी, पूर्णा, बाहुद, गिरना और बोरी। तो जिसमें पूर्णा से तो क्वेश्चन आ भी चुका है। ठीक है, तो कौन कौन सी सहायक नदियां है, पूर्णा नदी, बाहुद नदी, उसके बाद आप देखेंगे गिरना नदी और बोरी नदी। तो ये क्या है, ताप्ती नदी की सहायक नदी है, जो उत्तर वाले क्षेत्र से आकर इसमें मिलती है, उत्तर से आकर मिलती है। ठीक है, ये तो ऊपर से आकर इसमें मिलती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सहायक नदियां। अब इसका समापन लिख लें आप कि समापन कहाँ होता है। तो मैंने जैसा बताया कि इसका समापन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर गुजरात। ठीक है, क्या है, गुजरात। गुजरात में खंबात की खाड़ी, मतलब खंबात की खाड़ी के निकट, मतलब कहाँ, अरब सागर में जाकर मिल जाती है। ठीक है, हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में या पूरे भारत की भी अगर हम बात कर ले, स्पेशल जो बड़ी नदियां हैं उनमें पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली दो ही नदियां हैं। कौन कौन सी, एक तो हमारी नर्मदा नदी और एक ताप्ती नदी। ठीक है, और ये दोनों क्या करती है, भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, किसमें बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, तो इसका समापन कहाँ होता है, गुजरात में खंबात की खाड़ी में। इसकी सहायक नदियां हमारी हो गई। इसके बाद हम देख लेते हैं कि इस पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, या इसका प्रवाह क्षेत्र पहले देख लें कि प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ है। तो मैंने आपको मैप में बता ही दिया है। तो प्रवाह क्षेत्र या राज्य, कौन कौन से राज्यों में ये प्रवाहित होती है, तो हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश से तो इसका उद्गम हुआ ही है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश, उसके साथ साथ आप देखेंगे महाराष्ट्र में जाती है, महाराष्ट्र में थोड़ा सा बहती है इस क्षेत्र में। उसके बाद ये कहाँ चली जाती है, गुजरात, और गुजरात में जाकर क्या हो जाती है, अरब सागर में मिल जाती है। तो 3 राज्यों में क्या है, इसका प्रवाह क्षेत्र है। अब हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही है। तो आप देखिए इसमें कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही है, तो आप परियोजनाएं लिख लेंगे इसमें। ठीक है, तो परियोजना लिख लें आप कि कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही है इससे। तो आप देखेंगे काकरापारा बांध है, एक तो काकरापारा बांध है, उसके बाद उकाई बांध है। कौन कौन सा, तो आप देखेंगे काकरा पारा बांध और एक उकाई बांध या उकाई परियोजना। ठीक है, ये 2 परियोजना इस पे चल रही है। ठीक है, तो लगभग लगभग मतलब हमारी जो ताप्ती नदी है वो भी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। इसमें एक सबसे मेन पॉइंट है कि ताप्ती नदी को क्या कहा जाता है, सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। और इसके साथ साथ ये क्या बनाती है, तो आपको एक पॉइंट डाल के लिख लेना है कि ताप्ती नदी क्या करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। क्या करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि एस्चुरी क्या होती है। ठीक है, कल जब हम नर्मदा नदी पढ़ेंगे तो नर्मदा नदी भी एस्चुरी का निर्माण करती है। तो इसमें आप लिख ले कि एस्चुरी का निर्माण करती है कौन सी नदी, एक तो नर्मदा नदी और उसके अलावा कौन सी नदी है, ये ताप्ती नदी। तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी ऐसी है जो क्या करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, और इसे भगवान सूर्य की क्या कहा जाता है, पुत्री कहा जाता है। तो ये हमारी कौन सी नदी कंप्लीट हो गई है, ताप्ती नदी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो हम एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताप्ती नदी के बारे में। हम देखें तो ताप्ती नदी, इसे भगवान सूर्य की क्या कहा जाता है, पुत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भगवान सूर्य की पुत्री कहा जाता है। इसके बाद आप देखें इसका उद्गम, तो उद्गम हम देखेंगे कि बैतूल कहाँ पर, यहाँ पर बैतूल जिले के कहाँ से हुआ है, मुल्ताई गांव से इसका उद्गम हुआ है। इसकी लंबाई की बात करें तो कितनी है, 724 किलोमीटर। और ये क्या करती है, एस्चुरी मतलब ज्वार नदी का निर्माण करती है। ठीक है, उसके बाद इसकी सहायक नदियां हम देखें तो पूर्णा नदी सबसे इंपॉर्टेंट है, गिरना नदी। ठीक है, इसके अलावा बाहुल और बोरी नदी इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। इसके बाद हम देखें कि इसका समापन कहाँ होता है, तो आप देखेंगे ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से निकलती है, महाराष्ट्र में जाती है, फिर गुजरात में जाकर खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, मतलब अरब सागर में क्या होता है, इसका समापन होता है। ठीक है, खंबात की खाड़ी आता है या अरब सागर आता है। ठीक है, तो अरब सागर ही है वो। ठीक है, उसके बाद आप देखिए प्रवाह क्षेत्र, तो हमने देख लिया है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में क्या होती है, ये प्रवाहित होती है। और इस पे जो परियोजना है, तो एक तो काकरापारा बांध बना हुआ है, और आप देखेंगे एक उकाई परियोजना इस पर चल रही है। परियोजनाओं को हम अलग से अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, कि कौन कौन से राज्यों में है और कौन सी नदी पर बनी हुई है और कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई है कौन सी नदी, ताप्ती नदी। और अब इसमें आप देखेंगे
कि कौन कौन सी चीजें बची है, तो हमारे लगभग सभी कंप्लीट हो गया इसमें। तो हमारी सभी नदियां मतलब हो गई है। हमारी वेनगंगा नदी, साउथ की ओर चलने वाली वेनगंगा नदी बची है, ठीक है। उसके अलावा छोटी छोटी नदियां और बची हुई है। तो हमें क्या करना है, अभी तक जितनी भी नदियां पढ़नी है, जितनी भी नदियां हमने पढ़ी है, क्या करना है, उनका ठीक से रिवीजन करना है, मतलब अच्छे से रिवाइज करना है, उनके नोट्स बनाना है, उनको बार बार पढ़ना है। तो आज हमारी ये नदियां कंप्लीट हो चुकी है, 2 नदियां। अब कल की क्लास में हम नर्मदा नदी को पढ़ेंगे और साथ में जो भी छोटी नदियां बची गई है, वेनगंगा नदी की अगर हम बात करें, फिर उसको इधर देखेंगे आप माही नदी, ठीक है, वर्धा नदी। ये जो छोटी छोटी नदियां हैं, इन सबको क्या करेंगे, कल की क्लास में हम पूरी नदियों को कंप्लीट कर लेंगे। नदियों को कंप्लीट करने के बाद हम क्या करेंगे, जो मध्य प्रदेश की नदियां हैं उन पर जो परियोजनाएं चल रही है उनको हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है, और अच्छी लगे क्लास तो आप लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।